नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का उत्कर्ष के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और मैं आपका हिंदी मित्र सुनील खोखरिया। चर्चा करेंगे ग्रेड 3 लेवल फर्स्ट के लिए अपन हिंदी के अभ्यास प्रश्नों की। जी हाँ विद्यार्थियों, आज का सत्र आपकी अभ्यास माला को समर्पित है और रिवीजन बुकलेट के रूप में ग्रेड 3 लेवल फर्स्ट की बात करेंगे। सवाल कहता है कि आत्म अवलंबन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। प्यारे साथियों, मात्रा किसकी आ रही? आ की आ रही है। तो आत्म होता है कि आत्मा होता है। देखो, आत्म अवलंबन का मतलब होता है खुद का सहारा, इसका मतलब आत्म होगा, ये ध्यान रखिएगा। और फिर क्या होगा? आपके अवलंबन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवलंबन। अवलंबन अर्थात सहारा होता है, और है ना, अवलंबन यानी सहारे के अर्थ में ले सकते हैं। तो खुद के सहारे जो हो वो अवलंबन कहलाता है। और एक होता है अविलंब, एक होता अवलंब और एक होता अविलंब। अविलंब का अर्थ होता है बिना देरी के। बिना देरी के। तो आत्मा होगा नहीं, आत्मा होगा नहीं, ये कट गया। अवलंबन होता नहीं है, अवलंबन होता है। तो सी विकल्प सही होगा। दीर्घ स्वर संधि है, ध्यान रखिएगा। कौन सी? दीर्घ स्वर संधि। अ के साथ अ का मेल आ बना। भाविनी शब्द में कौन सी संधि है? भाविनी। ये आ रहा व और ये आ रहा है आ, तो आवाज किसकी आ रही है? आव की। जहां कहीं भी आव, अव, अय और आय आता है तो कौन सी संधि आपके? अयादि संधि है। कौन सी संधि है? अयादि। सर आपने तो ऐसे नहीं पढ़ाया था, आपने तो ऐसा लिखाया ही नहीं कहीं पे आय आय आव आता है। तो मैंने ये पढ़ा रखा है आपको बच्चों कि यदि व से पहले और य से पहले अगर पूरा वर्ण होता है, कैसा वर्ण होता है? पूरा वर्ण होता है तो अयादि संधि होती है। तो ये देख लो, व से पहले पूरा है, व से पहले पूरा है तो वह बदलता है ओ में, एक मात्रा पहले से मौजूद है, और तो भाव धन क्या हो जाएगा? इन्हीं हो जाएगा। अगला सवाल, परम धन औदार्य संधि विच्छेद का सही संधि रूप क्या होगा? देखो बच्चों, बहुत सीधा और एक सिंपल कॉन्सेप्ट पर पूछा गया सवाल है। परम धन औदार्य, धन से पहले क्या दिखाई दे रहा है? अ। धन के बाद क्या दिखाई दे रहा है? औ। तो अ और औ जब मिलते हैं तो दोनों मिलके क्या बनाते हैं? औ बनाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ रखा है कि यदि अ या आ के साथ ओ या औ अगर आता है तो परिणाम स्वरूप आपको क्या मिलता? औ मिलता है। तो औ मिलता है तो किस संधि की पहचान मिल रही है प्यारे साथियों? वृद्धि संधि की। किसकी पहचान मिल रही है? वृद्धि संधि की। तो औ किस में है? एक ही में है, परम औदार्य। औदार्य जो शब्द होता है बच्चे लोग, वो उदार से बनता है, और उदार शब्द जो है वो एक विशेषण है। उदार क्या है? विशेषण है। तो औदार्य क्या है? उदार में यह प्रत्यय से औदार्य बनता है, और औदार्य शब्द जो है वो भाववाचक संज्ञा है। क्या है? भाववाचक संज्ञा है। किससे बना हुआ है? विशेषण से बनी भाव है। ठीक है, इसको लेके याद रखना है। सप्तऋषि शब्द में कौन सी संधि है? क्या पूछा है? सप्तऋषि शब्द में कौन सी संधि है? आपको सिखा रखा है कि शब्दांत यदि ऋण, ऋतु और ऋषि आते हैं, क्या आते हैं? ऋण, ऋतु या ऋषि, तो वहां पर कौन सी संधि करोगे? गुण संधि करोगे। ठीक है, तो गुण संधि सप्त। तो सप्त होता है कि सप्ताह होता है, सप्त होता है। और हिंदी में री क्या होता है? रस्व होता है, यानी छोटा, बड़ा होता ही नहीं है। क्या कह रहा है कि अ या आ के साथ में यदि री आता है तो ध्यान रखना है कौन सी संधि है? गुण संधि, और ये अर में बदल जाता है, ये याद रखिएगा। अगला सवाल, प्रतिष्ठा और अजंत शब्दों का सही संधि विच्छेद क्या होगा? प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा शब्द में क्या आ रहा? षठ। तो याद करो, षठ जो है वो किस में बदलता है? सथ में बदलता है। याद आ रहा है? ई और ऊ की मात्रा हो और उसके बाद में सथ होता तो षठ में बदलता है। तो षठ कहां पर है? ये प्रतिष्ठा। तो प्रति और प्रति तो ठीक है, लेकिन यहाँ ठा है, इसका मतलब ये नहीं होगा। प्रतिधन स्था, ये ठीक है। प्रतिधन स्था, ये भी ठीक है, ये दोनों सेम है। अच और अच, अत और अंत, तो सी विकल्प सही हो जाएगा। और किसी भी वर्ग का तीसरा होता है तो तीसरा बदलता है किसमें? पहले में। ठीक है, तो वहां पर क्या होगा? आपकी व्यंजन संधि होगी। ठीक है, क्या होगी? व्यंजन संधि होगी।
महोत्सव, मनोयोग, नवोदय, उपयुक्त शब्दों में विसर्ग संधि का उदाहरण क्या है? ये सबसे शानदार और सबसे मैं खतरनाक प्रश्न मानता हूं संधि में। कई बच्चों को लगता है यार गुरुजी ये कैसे खतरनाक हो गया, ये तो बहुत सीधा सवाल है। ये सीधा केवल दिख रहा है, इसमें गड़बड़ क्या होती है कि आप पढ़ के चलते हो कि ओ की मात्रा जब भी कभी दिखे तो गुण संधि कर लियो। इज दैट राइट? हाँ या ना बोलो, अरे बोलो, यही कहते हो ना, ओ आते ही गुण संधि। तो यहां तो निपटारा हो गया, महोत्सव हो, मनोयोग हो, नवोदय हो, यहां गड़बड़ होगी। इसका मतलब सभी गुण संधि में नहीं। इसका विच्छेद करके देखो, विच्छेद करके देखोगे तो गुण संधि का नियम कहता है कि अ या आ के साथ में धन के उत्तर पद में उ या उ आएगा। ये किसका नियम कहता है? गुण संधि का नियम कहता है। और अगर अ के साथ विसर्ग की बात और इधर घोष व्यंजन आ जाए, बोलो क्या आ जाए? घोष व्यंजन आ जाए, तो आपके क्या होगा? विसर्ग संधि होगी। तो महोत्सव को शब्द को तोड़ के देखो, महक महा महा, उत्सव में ऊ कैसा? छोटा, इसका मतलब ये गुण संधि है। नवोदय को देखो, नव धन उदय, नवोदय, लेकिन सही क्या होगा? मनोयोग, क्योंकि मन के साथ में उयोग जैसा कोई शब्द नहीं होता है, तो मन धन योग। विसर्ग के साथ में घोष आया, विसर्ग किस में बदल गया? ओ में। ठीक है, कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि 2 नंबर में। शरद धन शशि का सही संधि रूप क्या होगा? याद करो, हल संधि यानी व्यंजन संधि है। त या द के साथ में अगर श आता है तो त या द का परिवर्तन होता है च में और श का परिवर्तन होता है छ में। इज दैट च छ? क्या आता है? च छ आता है। ठीक है, तो ये तो त है, ये द है, ये द है। शरद शशि, शरद पूर्णिमा का जो चांद होता है ना, उसे कहते हैं शरद शशि, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, याद कर लो, उच्छ्वास वाला नियम है, उत धन श्वास है, मृत धन सक्टिक, क्या होगा? उच्छ्वास। मृच्छकटिक यानी मिट्टी की गाड़ी। स्वस्त्ययन शब्द में संधि कौन सी है? कौन से शब्द में? स्वस्त्ययन शब्द में आपको लिखा रखा है य, व और र से पूर्व आधा वर्ण। किससे पहले? य, व, र से पहले आधा वर्ण। तो यह बदलता है किस में? ई या ई में। वह बदलता है किस में? उ या उ में। र बदलता है किस में? री में। ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहां पर यह से पहले आधा है, मतलब कौन सी संधि है? यण। तो क्या हो जाएगा? स्वस्ति हो जाएगा। धन क्या होगा? अयन होगा। ये ध्यान रखना है। शब्देतर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? शब्देतर किसकी मात्रा आ रही है? ए की। तो पहले तो बताओ, शब्द होता है कि शब्दा होता है? शब्द। और इतर में ई कैसा? छोटा। और जहां कहीं इतर शब्द जुड़ता है वहां पर एक बात और लिख देना, अपादान तत्पुरुष समास होता है। तो शब्द धन इतर, शब्दा तो होता नहीं है, शब्द होता है। व्रत धन नल संधि विच्छेद का सही संधि रूप क्या होगा? हलंत आया है, इसका मतलब डेफिनेटली संधि कौन सी है? व्यंजन है। कौन सी संधि है? व्यंजन। देखो, किसी भी वर्ग का पहला होता है और पहले के साथ में न या म आता है। किसी भी वर्ग का पहला होता है और पहले के साथ यदि न या म आता है तो पहला जो है वो अपने वर्ग के 5वें वर्ण में बदलता है। किस में बदलता है?
पांचवें वर्ण में बदलता है। तो व्रत दन नल, तो त बदलेगा किस में? न में। तो न में आते ही क्या हो जाएगा? ये द्वित्व हो जाएगा। तो द्वित्व दो न कहां आ रहे हैं? व्रनल हो जाएगा। अगला सवाल देखो, प्रतिषेध और जलौषधि उपयुक्त में से व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा है? क्या लिखा है? प्रतिषेध और जलौषधि। यहां मात्रा किसकी आ रही है? औ की आ रही है। औ की मात्रा आ रही है, इसका मतलब संधि कौन सी हो गई? वृद्धि संधि हो गई। कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि। विच्छेद क्या होगा? जल करूं कि जला जल, औषधि का औषधि औषधि, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आपके हो जाएगा। प्रतिषेध क्या आ रहा है? मूर्धन्य श आ रहा है। मूर्धन्य श किस में बदलता है? आपके दंत्य श में। प्रतिदन क्या हो जाएगा? शेद हो जाएगा। याद करो, अभिदन शेक शब्द क्या बनता है? अभिषेक। यही नियम है, कोई और नियम है? अनुदन संग, निधन संग, निसंग। तो क्या पूछा है? व्यंजन संधि का ये है। इसमें तो वृद्धि संधि हो गई, ये विकल्प। अगला सवाल आता है, टिकैत शब्द में संधि कौन सी है? तो टिकैत क्या होगा? आई की मात्रा आ रही है, वृद्धि संधि होगा, टिक दन ऐत होगा, ये ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखिएगा, रसनेन्द्रिय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? रसनेन्द्रिय मात्रा किसकी आ रही है? एक ही। मात्रा किसकी आ रही है? एक ही। एक ही आ रही है, तो सबसे पहली बात तो गुण संधि हो जाएगी। इंद्रिय में ई कैसा होता है? छोटा होता है। इसका मतलब ये तो कट गया। रसना धन इंद्रिय, रस ने कुछ होता ही नहीं है, रस कुछ होता ही नहीं है, तो ये विकल्प सही होगा। रसना कहते हैं जीभ को। अगला सवाल, सर्वदा धन एव का संधि रूप क्या होगा? सर्वदा धन एव का आ के साथ में यदि ए आता है तो क्या बनता है? आई बनता है। क्या बनता? आई। तो ये सर्व का तो सर्व रह गया, ये इसके साथ आ गया तो सर्वदैव हो गया। तो एक मात्रा नहीं, दो मात्रा बिल्कुल सही, दो होगा नहीं, एक मात्रा में होगा नहीं, तो बी के साथ समझौता। भवैक्य और महोत्सुक्य दोनों शब्दों में संधि का प्रकार कौन सा है? बताएं। बताइएगा। भवैक्य और महोत्सुक्य शब्दों में संधि का प्रकार बताएं कौन सा होगा? मात्रा किसकी? आई की। मात्रा किसकी? औ की। तो एक तो आई की मात्रा आए या फिर औ की मात्रा आए, तो कौन सी संधि होती है? वृद्धि संधि होती है। कौन सी होती? वृद्धि संधि। भवैक्य कैसे टूटेगा? भव धन ऐक्य में टूटेगा। ऐक्य जो शब्द है वो भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि ऐक्य का अर्थ जो होता है ना वो होता है एकता। ऐक्य शब्द जो बना है ना वो एक में यह से बना है, और एक शब्द जो व्याकरण की दृष्टि से है वो है संख्या बोधि विशेषण। इसका मतलब संख्या बोधि विशेषण अर्थात विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। महोत्सुक्य, महोत्सुक्य का विच्छेद क्या होगा? महाधन औत्सुक्य। औत्सुक्य शब्द भाव है, किससे बना हुआ? विशेषण से, ये ध्यान रखना है। कैसे बनता है? उत्सुक में यह प्रत्यय से। मनस्ताप शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? मनस्ताप, याद करो, आपको एक विसर्ग संधि में नियम लिखाया जाता है कि विसर्ग के साथ में त, थ और श आता है, तो विसर्ग जो होता है ना वो दंत्य श में बदल जाता है। कौन सा नियम है? नमस्ते वाला। नमा धन ते, बोलो क्या बना? नमस्ते। क्या बना? नमस्ते। तो मनः धन क्या हो जाएगा? ताप, मनस्ताप, ठीक है। अगला सवाल, उत्तदन हरण का सही संधि रूप क्या होगा? उत्तदन हरण, त हलंत आया है, इसका मतलब पहली बात तो क्या होगा?
व्यंजन संधि होगा। क्या होगा? व्यंजन संधि होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो त का परिवर्तन किस में होता है? द में, और ह का परिवर्तन किस में होता है? ध में। याद आ रहा? नियम को भूल गए तो शब्द क्या बनेगा? उद्धरण। ये बनेगा नहीं, ये बनेगा नहीं, ये बनेगा नहीं, तो उद्धरण बनेगा। उद्धरण का अर्थ होता है ज्यों का त्यों। अगला सवाल आता है, महर्षि पित्राज्या शब्दों में यण संधि का उदाहरण कौन सा है? महर्षि, पीछे क्या आ रहा? ऋषि। तो मैंने क्या सिखाया था कि अगर किसी शब्द के अंत में ऐसे ऋण सिर पे बैठा हो, ऐसे ऋषि बैठा हो और ऐसे ऋतु मंडरा रही हो, तो वहां पर एक ही संधि मान के चलना है। और वो कौन सी संधि करोगे? गुण संधि। इसका मतलब बच क्या रहा है? पित्राज्या बच रहा है। कैसे हुई यण संधि, उस पर बात करें। उससे पहले मह होता है कि महा, तो महाधन ऋषि, मान है जो ऋषि। और एक बात और छाप लेना, इसमें कर्मधारय समास है। कौन सा समास? कर्मधारय। पित्राज्या शब्द कौन सी संधि? यण। क्यों? क्योंकि इसमें र से पहले आधा है, र से पूर्व आता है। अब किसी बच्चे को लग रहा आधा है, किसी को लग रहा सर र है ही नहीं, मुझे तो नहीं दिख रहा है, तो मैं इसको खोल के बताता हूं। ये पित्राज्या शब्द होता है। ये गलत है, ऐसा कोई शब्द लिखते नहीं है, लेकिन मैंने खोल के बताया पित्राज्या। क्योंकि जो त्र बनता है ना मित्रों, वो ता और रा के मेल से बनता है। किससे बनता है? ता और रा के मेल से बनता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आधा है, तो आधा होते ही र किस में बदल गया? री में। तो पितृ, पीछे क्या छोड़ा? अज्जा, ये ध्यान रखिएगा। री बदल गया र में, वापस जुड़ गया ता के साथ, और शब्द बन गया पित्राज्या। बाकी ये शब्द लिखना गलत है। यण संधि पूछा ना? हाँ। अतिशयोक्ति शब्द में कौन सी संधि है? अतिशयोक्ति ओ की मात्रा है। ओ की मात्रा गुण संधि। क्या होगा? अतिशय धन उक्ति। कोई बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, अतिशय धन उक्ति। अभिप्सा, दीर्घ ई की मात्रा। आपको बताया गया है कि बेटा कहीं पर भी आ की मात्रा आ जाए, ई की मात्रा आ जाए, या ऊ की मात्रा आ जाए, या री की मात्रा आ जाए, तो संधि कौन सी होती है? दीर्घ स्वर संधि होती है। कौन सी होती है? दीर्घ स्वर संधि। आपको यह सिखाया गया है कि उपसर्गों की मात्राएं छोटी होती है, तो इसमें अभी एक उपसर्ग लगा है, तो बड़ी तो होगी नहीं, लेकिन ईप्सा बड़ी होती है। ईप्सा क्या होती है? बड़ी होती है। तो अभिधन क्या होगा? ईप्सा। ईप्सा मन लालसा, है ना। अगला सवाल कहता है कि निर्विवाद में समास कौन सा है? तो अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। याद रखना, जहां कहीं भी निर और निस उपसर्ग लगता है और तीसरा अर्थ ना निकले, तो वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि देखो, निर उपसर्ग होने से अधिकांशतः उदाहरण तो इसी के आएंगे, लेकिन जैसे कभी कभार क्या तीसरा अर्थ निकल जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल निरंग लिख दिया, तो निरंग क्या होगा? बिना अंग के है जो, अर्थात कामदेव। तो ये कामदेव का पर्यायवाची हो गया, तो ये बहुव्रीहि समास में चला जाता है। बाकी मोस्टली उदाहरण निर और निस के जो है वो इसी में आता है, ये याद रखिएगा। निर्विवाद का विग्रह क्या होगा? बिना विवाद के। बिना विवाद के। निर्विवाद विसर्ग संधि का उदाहरण है नियधन विवाद। ई और ऊ की मात्रा के बाद में घोष आता है ना, तो विसर्ग र में बदलता है। राज ऋषि शब्द में समास विग्रह कौन सा सही होगा? राजा में ऋषि नहीं, राजा के लिए ऋषि नहीं, राजा का ऋषि नहीं, राजा है जो ऋषि। कर्मधारय समास। अगला सवाल, आवश्यकता से अधिक समास विग्रह के लिए उचित शब्द क्या होगा? आवश्यकता से भी अधिक मतलब कोई चीज जरूरी तो है, लेकिन जरूरी से भी ज्यादा है, तो वो क्या होगा? अत्यावश्यक। क्या होता है? अत्यावश्यक। कौन सा समास है? अव्ययी भाव। अव्ययी भाव, अव्ययी भाव, अव्ययी भाव। ठीक है। तीसरी बात, इन तीनों में यण संधि है। कौन सी संधि है? यण। अति प्लस अधिक होगा, या से पहले आता है। अति धन आवश्यक होगा,
और अति धन अंत होगा। ठीक है, सी विकल्प। अगला सवाल आता है कमला कर्म शब्दों में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है, क्योंकि कमलाक्ष कमल रूपी अक्षी कुकर्म, कु यानी बुरा, है जो कर्म, ये ध्यान रखिएगा। कु एक हिंदी का उपसर्ग है, ये ध्यान रखना है। ग्रंथकार शब्द में कौन सा समास है? ग्रंथकार अव्ययी भाव कर्म तत्पुरुष संप्रदान द्विगु कर्म। अब सुनो, अगर किसी शब्द के अंत में गत, आगत, कार, बख्शी, तोड़, फोड़, प्राप्त, सुहाता, जनक, उन्मुख, ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है ना, ये शब्द किसी के अंत में आते हैं तो वहां पर कर्म तत्पुरुष होता है। क्या होता है? कर्म तत्पुरुष। धर, इन शब्दों के प्रयोग के जो है कारण वो कर्म तत्पुरुष बन जाता है। तो ग्रंथकार का विग्रह ग्रंथ को करने वाला नहीं, ग्रंथ को लिखने वाला। कार मन करने आए नहीं, लिखने वाला, ग्रंथ को लिखने वाला। ये याद रख लेना। तीन वेणियों का संहार क्या कहलाता है? त्रिवेणी कहलाता है। क्या कहलाता है? त्रिवेणी कहलाता है, ये ध्यान रखिएगा। और कौन सा समास है? द्विगु समास है। ठीक है। अगला सवाल, लोकप्रिय शब्द का समास विग्रह क्या होगा? लोकप्रिय, लोक में जो प्रिय, लोक इन लोगों में प्रिय, कौन सा समास होगा? में आया है तो अधिकरण तत्पुरुष होगा। अगला सवाल, अंशुमाली व मकर ध्वज शब्दों का समास का प्रकार है। अंशुमाली, देखो विग्रह क्या कहता है? अंशुमन किरण का माली यानी स्वामी है जो, किरणों का स्वामी कौन है? सूर्य। तीसरा अर्थ चाहिए? बिल्कुल। मकर का या मकर की ध्वजा है जिसके, मीन केतु, कौन? कामदेव। तीसरा अर्थ चाहिए, बहुव्रीहि समास है। ठीक है। अगला सवाल, धरणीधर का सही समास विग्रह क्या होगा? धरणी को धारण करने वाला, धरणी का धारण करने वाला, धरणी के लिए धारण करने वाला, धरणी में धारण करने वाला। तो धर लिखाया तो ए के साथ धरणी को धारण करने वाला। क्यों? क्योंकि अभी लिखाया था कर्म तत्पुरुष में, और किसका पर्यायवाची है? पर्वत का। ये ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, भक्ष्य अथवा अभक्ष्य शब्द में कौन सा समास है? भक्ष्य अथवा अभक्ष्य एक दूसरे के विलोम। क्या है? एक दूसरे के विलोम है। तो इसका सामासिक शब्द क्या बनेगा? सॉरी, अ के साथ में अ मिला तो क्या बनेगा? आ, भक्ष्या भक्ष्य बनेगा। और एक दूसरे के विलोम शब्द जो आते हैं ना, वो हमेशा वैकल्पिक द्वंद्व समास में आते हैं। किस में आते हैं? वैकल्पिक द्वंद्व समास में आते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है। अगला सवाल, प्रेम प्राप्त और शल्य चिकित्सा उपयुक्त शब्दों में से कर्ण तत्पुरुष का उदाहरण कौन सा है? जहां कहीं भी प्राप्त शब्द आता है ना, वहां कर्म तत्पुरुष होता है। क्या होता है? कर्म तत्पुरुष। तो इसका मतलब सही उत्तर क्या हो जाएगा? शल्य चिकित्सा। इसका विग्रह क्या होगा? प्रेम को प्राप्त। ये क्या होगा? शल्य के द्वारा चिकित्सा। शल्य मन सर्जरी, ऑपरेशन। शल्य के द्वारा चिकित्सा,
ये कर्ण तत्पुरुष का उदाहरण होगा। बी। अगला सवाल, अगला सवाल कहता है अवसरा वंचित शब्द में कौन सा समास है? वंचित का मतलब क्या होता है? अलग होना। क्या होता है? अलग होना। देखो, अगर किसी शब्द में भ्रष्ट, भ्रांत, वंचित, भय, विमुख, वीरत, निवृत्त, ऐसे शब्द अगर कहीं आते हैं ना, ये अपादान तत्पुरुष की पहचान है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें अलग हो रहा है। तो क्या होगा विग्रह? अवसर से वंचित, या और भी लिख दो इतर, उत्तर। लेकिन उत्तर में प्रश्नोत्तर नहीं होगा, बाकी सारे इधर आ जाएंगे। प्रश्नोत्तर जो है ना वो संबंध का उदाहरण है। विग्रह क्या होता है? प्रश्न का उत्तर। अवसर से वंचित, अपादान। का पुरुष शब्द का का पुरुष शब्द का सही समास विग्रह क्या होगा? का एक उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है कायर या काला। ये ध्यान रखिए, कायरों में पुरुष, कायर है जो पुरुष, बिल्कुल। कौन सा समास? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। बी। दर हकीकत, हकीकत में, मरणोपरांत, मरने तक, समास विग्रह की दृष्टि से मरने तक नहीं, मरने के उपरांत, बाद में, अपादान तत्पुरुष। ये ध्यान रखिएगा। दर हकीकत अव्ययी भाव समास। ठीक है। मरण धन उपरांत गुण संधि, ए विकल्प। रणभूमि शब्द का सही समास विग्रह क्या होगा? रण के लिए भूमि, रण की भूमि, रण को भूमि, रण में भूमि, रण के लिए भूमि। अब सुनो, एक शब्द आता है युद्ध भूमि। युद्ध भूमि भी क्या होगा? युद्ध के लिए भूमि। युद्ध के लिए क्या होगा? भूमि। और ये दोनों उदाहरण जो है संप्रदान में जाएंगे। किस में जाएंगे? संप्रदान में। लेकिन अगर देवभूमि शब्द आ जाए तो ध्यान रखिएगा, देवों के लिए भूमि नहीं होगा, देवों की भूमि होगा। अगर जन्मभूमि शब्द आ जाए तो जन्म के लिए भूमि नहीं, जन्म की भूमि होगा। इस स्थिति में ये उदाहरण जो है ना वो संबंध तत्पुरुष में चले जाते हैं। कुछ साथी लोग पढ़ाते हैं, कभी सुना भी है, आपने भी जरूर देखा होगा कि बेटा कहीं पर भी भूमि शब्द छप जाता है ना तो उसको हमेशा संप्रदान कर लेना। गलत बात है। हमेशा जैसा, हमेशा तो हम खुद ही नहीं है, हम भी अनित्यवाचक है भाई, हमारा भी निपटारा हो जाएगा कभी है? तो रूढ़ित नहीं बनाना है, रूढ़ित चीजें तकलीफ देती है। हाँ, अगला सवाल देखो, अनादर और कुमार्ग शब्दों में से आपके कर्मधारय समास कौन सा है? तो कुमार्ग होगा। कु का अर्थ होता बुरा, बुरा है जो मार्ग। क्यों होगा कर्मधारय? क्योंकि कर्मधारय में साफ तौर पर लिखा गया है कि यदि एक सामासिक पद में विशेषण और विशेष्य आते हैं तो वहां पर कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास। अनादर की बात करता हूं तो ये नए तत्पुरुष का उदाहरण है। अगर नए विकल्प नहीं मिलता है तो ये अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है। नए तत्पुरुष में क्या आता है? अ, अन, ना, गैर नए तत्पुरुष में जाते हैं, नहीं नकारात्मकता के अर्थ में। ध्यान है। तो अव्ययी भाव अगर विकल्प नए तत्पुरुष विकल्प नहीं मिले तो अव्ययी भाव कर सकते हैं इसमें। तो ये दोनों जगह मिलता है। अगला सवाल, गमन के पीछे गमन, गमन तो नहीं होगा, सनुगमन नहीं होगा, अनुगमन होगा। ठीक है। गमनागमन दीर्घ स्वर संधि है, गमन धन आगमन। सी विकल्प। कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है।
अगला सवाल, त्रियोगी शब्द में कौन सा समास है? द्विगु समास है, 3 युगों का समाहार। त्रियुग भी लिख सकते, त्रियोगी भी लिख सकते, द्विगु समास है। ठीक है, जैसे देखो, त्रिभुवन 3 भुवनों का समाहार, पंचपात्र 5 पात्रों का समाहार, चौराहा 4 राहों का समाहार, चौमासा 4 महीनों का समाहार, सतनजा 7 अनाजों का समूह, शतक 100 का समूह, संपादक द्वय 2 संपादकों का समूह। ये ध्यान रखिएगा, ये इसके अंतर्गत पढ़ाया जाता है। अगला सवाल, युद्ध भूमि और देवभूमि दोनों शब्दों में संबंध तत्पुरुष कौन सा है? बिल्कुल देवभूमि होगा। देखो, युद्ध भूमि हो या फिर रणभूमि हो, ये दोनों किसके उदाहरण हैं? संप्रदान के हैं। क्यों? इसका होगा युद्ध के लिए भूमि, इसका होगा रण के लिए भूमि। रण की भूमि नहीं होता, रण के लिए भूमि होता है, युद्ध के लिए भूमि होता है। लेकिन देवभूमि हो या फिर जन्मभूमि हो, देवभूमि हो या फिर जन्मभूमि हो, वहां पर ध्यान रखिएगा संबंध होता है। क्यों होता है? क्योंकि देवभूमि अर्थात देवों की भूमि, जन्मभूमि अर्थात जन्म की भूमि, ये ध्यान रखिएगा। आ जानू बाहु, आ का मतलब तक, जानू मन घुटने, बाहु मन भुजाएं, बाहु छोटा। हाँ, भुजाओं के लिए घुटना, भुजाओं से घुटना, घुटनों तक, घुटनों से भुजाओं तक, और भुजाओं के लिए घुटना। आ जानू, जानू मन घुटना, तो घुटनों से भुजाओं तक, सी विकल्प। वैसे इसमें कंफ्यूज होने वाली बात यह है कि भुजाओं से घुटनों तक करे कि घुटनों से भुजाओं तक। ठीक है, अगला सवाल, माधुर्य होता है कि होती है? होता है। ध्यान रखना, माधुर्य शब्द एक भाववाचक संज्ञा है, किससे बना हुआ? विशेषण से। मधुर में यह प्रत्यय से बनता है। ए, उपाध्याय शब्द जो है वो पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग बनाना है तो क्या बनेगा? उपाध्याया बिल्कुल, उपाध्यायी बिल्कुल, उपाध्यायिनी बिल्कुल। तो बिल्कुल में बिल्कुल आंसर हो जाएगा 4 नंबर। उपाध्याय जो शब्द है वो दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है, उपधन क्या होगा? अध्याय। अध्याय शब्द में यण संधि है, क्या होगा? अधिधन आय। खिड़की, दरवाजा, मैना, पेंसिल, इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? खिड़की होती है, रखना खिड़की खोले, दरवाजा, मैना होती है, पेंसिल होती है, तो दरवाजा। बाकी ये 3 स्त्रीलिंग है। अगला सवाल, रूपवान पुल्लिंग है तो उसका स्त्रीलिंग क्या होगा? रूपवान का रूपवती होता है, गड़बड़ मत करना, मती मत कर देना, ये ध्यान रखिएगा। मान का मती होता है, वान का वती होता है। जब कभी भी पुल्लिंग में अगर वान शब्द दिखाई देता है तो उसका स्त्रीलिंग वती बनाना, और अगर बुद्धिमान दिखाई दे तो बुद्धिवती नहीं होगा, बुद्धिमती होता है, ये ध्यान रखिएगा। अगला सवाल कहता है आपसे, भीड़, झुंड, संग, दल, इस स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो भीड़ होती है, बाकी ये होते हैं। चारों शब्द जो है वो समूचे वाचक संज्ञा यानी समुदाय वाचक के उदाहरण है, क्योंकि ये समूह विशेष का बोध करवाते हैं। ठीक है, गरुड़, जोंक, बटेर, मछली, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? गरुड़ पुल्लिंग होता है, बाकी ये तीनों स्त्रीलिंग है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ए विकल्प। बटेर होती है, होता नहीं है। अगला सवाल कहता है कि कर्ता पुल्लिंग का स्त्रीलिंग रूप क्या बनेगा? इसमें इन्होंने एक भी नहीं लिखा है, इसका मतलब इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं और कर्तरी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कर्तरी। गेहूं, चावल, मटर, बाजरा,
शब्दों में लिंग का प्रकार है। भाई गेहूं होता है, चावल होता है, मटर होता है और बाजरा होता है। दीमक, खटमल, केंचुआ, पक्षी, इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? खटमल होता है, दीमक होती है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो बी विकल्प। अगला सवाल क्या कहता है? अदरक, इलायची, सुपारी व सौंफ शब्दों में पुल्लिंग कौन सा है? अदरक पुल्लिंग है, ये ध्यान रखिएगा। क्यों? ये विदेशी भाषा का शब्द है, ये पुल्लिंग शब्द है। बाकी इलायची, सुपारी, सौंफ ये सारी होती हैं। इलायची जो है एला से बना हुआ है, एला शब्द तत्सम होता है। अगला सवाल कहता है कि शरबत, नीर, टीन, वायु शब्दों में स्त्रीलिंग कौन सा है? शरबत होता है, नीरबन पानी होता है, टीन एक धातु है, होता है क्योंकि चांदी के अलावा सारे धातुएं पुल्लिंग है, तो वायु होती है। ये क्या है? पुल्लिंग है। रुद्र शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? रुद्र में आनी प्रत्यय, तो रुद्राणी बनेगा, ध्यान रखिएगा। र की वजह से न अण में बदल गया, रुद्राणी हो गया। रुद्र शिव है, रुद्राणी पार्वती है। थाली, भिंडी, लता, पपीता। थाली, भिंडी, लता, पपीता, चारों में से पुल्लिंग शब्द क्या होगा? पपीता होगा। लता होती है, भिंडी होती है और थाली होती है। याद रखना, भिंडी देशज भाषा का शब्द है, पपीता पुर्तगाली है। हाँ, रसोई घर शब्द में लिंग का प्रकार है। रसोई घर होता है, होती नहीं है। रसोई घर जो शब्द है वो संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण है। किसका? संप्रदान का। क्या होता है विग्रह? रसोई के लिए घर होता है। रसोई के लिए क्या होता है? घर। अगला सवाल था रोग, रोगिणी, ज्ञान, ज्ञानिनी, पुल्लिंग स्त्रीलिंग में कौन सा शब्द अशुद्ध है? ज्ञान, ज्ञानिनी ठीक है, लेकिन रोग, रोगिणी नहीं होगा, रोगिणी होगा। क्यों होगा रोगिणी? क्योंकि रोग जो शब्द होता है ना, उसमें इनी प्रत्यय जुड़ता है, तो ये र है, और र का मेल अगर न के साथ में जाता है तो न जो है वो र से प्रभावित होकर के क्या बना देता है? रोगिणी। जैसे आपने पीछे पेपर में पढ़ा रुद्राणी, रुद्र शब्द था, उसमें आनी प्रत्यय था, राइट। तो ये न इस र के प्रभाव में आकर के ण बन गया, तो ये सही होगा और रोगिणी होगा इसका, ये ध्यान रखना है। अगला सवाल, संचायक पुल्लिंग शब्द है, तो इसमें स्त्रीलिंग के लिए आपको इका लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? इका। तो इका लगाते ही क्या होगा? संचायिका। क्या हो जाएगा? संचायिका। बड़ा है, संचालिका नहीं, संचायिका। संचालिका किसका होता है? संचालक का होता है, ये ध्यान रखिएगा। सी। अगला सवाल, स्टोव, टब, खजूर, तवा, इनमें कौन सा लिंग है? भाई साफ साफ तौर पर है, सारे पुरुष खड़े हैं। स्टोव होता है, टब होता है, खजूर होता है, तवा भी होता है। जड़, देगची, तुरई और बंद गोभी शब्दों में लिंग का प्रकार है। जड़ होती है, देगची होती है, तुरई होती है, बंद गोभी होती है। देगची जो शब्द है मित्रों, याद रखना, देग में ची से बनता है और ची विदेशी भाषा का एक प्रत्यय है। कुआ, कोई, लठ, लठिया, इस वजह से स्त्रीलिंग पुल्लिंग गलत कौन सा है? लठ, लठिया वाला। क्यों? लठ का स्त्रीलिंग लाठी होता है। क्या होता है? लाठी। क्या होता है? लाठी होता है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, अग्र शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? अग्र, अग्रिणा, अग्रिणा, अग्रिमा, अग्रिमा।
अग्रिमा हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। सेना, हस्ताक्षर, लोग, प्राण, इनमें से एक वचन शब्द कौन सा है? देखो, हस्ताक्षर, लोग, प्राण, रोम, अक्षत, बाल, रोंगटे, भाव, दाम, भाग्य, नेत्र, आंसू, ये सब बहुवचन है हमेशा ही, एक वचन होते ही नहीं है। सेना एक वचन है। देखो, सेना, पुलिस, भीड़, जनता, ये एक वचन है। ठीक है, ये एक वचन है, तो बी विकल्प ठीक हो जाएगा। घी शब्द है एक वचन, द्रव्यवाचक संज्ञाएं एक वचन होती है, लपड़ाई खत्म। जितनी भी धातुएं आती है, इवन कुछ भी आता है वो एक वचन की श्रेणी में जाता है। आंसू, बात, झील, झीलें, आंखें, इनमें से एक वचन। देखो, झील एक वचन भी होता है, झीलें का एक वचन क्या होगा? झील होगा, है ना। आंखें का आंख होता है, आंसू हमेशा होते हैं, लेकिन बात होती है तो आपके बात एक वचन शब्द है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी आंसू इसमें एक पुल्लिंग शब्द है, ये भी ध्यान रखना है। समाचार, सूरज, चंचल, मूर्ख में से बहुवचन। समाचार हमेशा ही होते हैं, ये याद रखना है। ठीक है, सूरज व्यक्तिवाचक संज्ञा एक वचन है। ठीक है, चंचल विशेषण है, मूर्ख विशेषण है। ठीक है, इनके भाव अगर बनाना चाहो ना तो बनेगा चंचलता और मूर्खता, ये भाववाचक संज्ञा है इनकी। ए, ना जाने उसके भाग्य में क्या लिखा है, रेखांकित पद कौन से वचन में है? बहुवचन। भाग्य होता है कि होते हैं? भाग्य हमेशा होते हैं, भाग्य नित्य बहुवचन शब्द है, ये ध्यान रखना है। दाम, योद्धा, रोम व लोग, इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो एक वचन दो बहुवचन में दोनों तरफ आता है? देखो, दाम नित्य बहुवचन है, रोम नित्य बहुवचन है, लोग नित्य बहुवचन है। रोम मन रोंगटे होते हैं, तो ये रोंगटा होता थोड़ी होते हैं, लेकिन योद्धा शब्द जो है ना वो दोनों तरफ है। जैसे देखो, वह वीर योद्धा था, एक वचन। युद्ध में कई योद्धा शहीद हुए, इसका मतलब ये योद्धा है, बहुवचन और एक वचन। उसी तरह एक हार शब्द जो होता है वो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में आता है, ये ध्यान रखना। क्योंकि जब कोई गेम खेलते हो तो हार होती है, मन स्त्रीलिंग, पराजय के अर्थ में, और पुल्लिंग जो होता है ना वो होता है आभूषण, गले का हार। न मोतियों का हार, न कजरे की धार, फिर क्यों हो तुम बेरोजगार। आ जाओ, आज वर्षा हो रही है, आज वर्षा हो रही है, तो वर्षा नित्य एक वचन है, वर्षा का कभी बहुवचन बनेगा ही नहीं, वर्षा का कभी बहुवचन बनता ही नहीं है। दात्री शब्द जो है वो किससे बना हुआ है? बहुवचन का एक वचन क्या होगा? दाता होगा, ये याद रखिएगा। ये गलत सवाल पूछ लिया। दात्री
स्त्रीलिंग का पुल्लिंग बताओ, तो दाता होगा। मूल शब्द इसमें दात्री ऐसे लेके बनता है जिससे दात्री बनाया गया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। संपत्ति शब्द में वचन का प्रकार है, संपत्ति होती है। संपत्ति शब्द व्यंजन संधि का उदाहरण है, ये ध्यान रखिएगा। संपद दंती में टूटता है। द बदलता है त में। अगला सवाल, आज के समाज में दहेज एक कुप्रथा, दहेज होता है कि दहेज होते हैं? दहेज होता है, ठीक है। कुप्रथा कर्मधारय समास का उदाहरण है। कु का अर्थ होता बुरी, है जो प्रथा, ये ध्यान रखिएगा। समाज शब्द जो है ना वो समुदायवाचक संज्ञा का उदाहरण, समूहवाचक या समुच्चय बोधक। महाराज शिवाजी भारत के सच्चे सपूत थे, वाक्य में प्रयुक्त वचन का प्रकार है, बहुवचन है। अब देखो, अब आप कहोगे सर शिवाजी की बात हुई है केवल, फिर एक वचन क्यों नहीं है, बहुवचन क्यों है? याद रखना, जब कभी भी आदरार्थ क्रिया होती है, मतलब किसी को अपन इज्जत देते हैं ना, तो हमेशा एक सम्मान के अर्थ में आदरार्थ क्रिया बहुवचन होती है। आदरार्थ क्रिया क्या होती है? बहुवचन होती है, ये ध्यान रख लेना। अगला सवाल, आज दूध वाला नहीं आया, वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा वचन है? दूध एक वचन शब्द है, क्यों? क्योंकि ये द्रव है और द्रव्यवाचक संज्ञाएं जो होती है ना वो नित्य एक वचन में आती है, ये याद रखना है। दही, वर्षा, बाल, आकाश, इनमें से सदैव बहुवचन के रूप में कौन आता? बाल। बाल कटवाया, बाल कटवाए, बाल कटवाए। बाकी दही है, वर्षा है, आकाश है, ये नित्य एक वचन है, नित्य एक वचन है। सी, अश्रु शब्द का बहुवचन क्या होगा? अश्रु का बहुवचन क्या होगा? अश्रु तो खुद ही बहुवचन है। अश्रु होता है, होते हैं, ये भाई नित्य बहुवचन शब्द है, इसका एक वचन होता ही नहीं है। मेरे पिताजी कुछ सामान लेकर आए। अब अगर इस वाक्य में तुम्हें वचन पूछ लेना, वाक्य में रेखांकित नहीं करता, तो ये बहुवचन है, क्योंकि पिताजी आदरार्थ क्रिया बहुवचन है। आदरार्थ क्रिया क्या है? बहुवचन है, ये ध्यान रखना है। लेकिन ये सामान को अंडरलाइन किया तो सामान एक वचन है। सामान क्या है? एक वचन है। पत्रिका, पत्रिकाएं, जाति, जातियों, इनमें से एक वचन बहुवचन का अशुद्ध रूप कौन सा है? आपके बी होगा, क्योंकि जातियों नहीं होता है, जातियां होता है। अब आप कहोगे सर जातियों भी तो कई बार वाक्य में लिखते हैं कि भारत में कई जातियों का दमन हो गया। अब मैं आपको एक बात सिखाता हूं, कभी भी स्वतंत्र किसी का बहुवचन बनाते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल दाल का दालें होता है, राइट, लेकिन वाक्य में कई बार दालों भी लिखते हैं। पुस्तक का पुस्तकें होता है, राइट, लेकिन कई जगह पुस्तकों भी लिखते हैं। तो करें क्या? दालों गलत है और पुस्तकों गलत है, पुस्तकें और दालें सही है। क्यों? क्योंकि हिंदी का व्याकरण कहता है कि कभी भी स्वतंत्र बहुवचन बनाओगे तो एकारांत मान्य होगा, औकारांत मान्य नहीं होगा। ये जब भी लगाओगे तो ये वाक्य के अंदर ऐसा कर सकते हो, यानी परसर्ग सहित कर सकते हो, कारक चिन्ह के साथ में, स्वतंत्र नहीं किया जा सकता, ये ध्यान रखना है। अगला सवाल आता है, उसके तेवर देखकर सब डर गए। तेवर हमेशा बहुवचन है। तेवर क्या है? हमेशा बहुवचन की श्रेणी में आता है, ध्यान रखना, इसका एक वचन होता ही नहीं है। दवा शब्द का बहुवचन क्या होगा? बहुत शानदार सवाल है। दवा का दवाएं होता है। अब कई बार बच्चे क्या करते हैं, दवा शब्द देखते ही उसको लगता है दवा का दवाइयां हो जाएगा। अरे भाई, दवा का दवाइयां कैसे हो जाएगा? ये तो किसका है? दवाई का बहुवचन है। ये किसका है? दवाई का बहुवचन है, दवा का दवाएं होगा, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल पूछता आपसे कि श्रोता, श्रोताओं, पाठक, पाठक गण, एक वचन बहुवचन में शुद्ध कौन सा है? बिल्कुल पाठक गण शुद्ध है, ये ध्यान रखिएगा। श्रोताओं शब्द कैसे होगा? है भाई, अभी तो मैंने आपको बताया कि ओकारांत बहुवचन नहीं बनाना है। इज दैट राइट? ओकारांत बहुवचन नहीं बनाना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपको
अब श्रोता का बहुवचन कैसे बनाए, श्रोताएं तो होता ही नहीं है। तो देखो श्रोता जो शब्द होता है ना, उसका बहुवचन बनाने के लिए इसके पीछे जन लगा दो, श्रोता जन। जैसे मुनि का बहुवचन बनाते समय अपन लगाते हैं मुनि जन, या गण लगा सकते हो इसको श्रोता गण भी लिख सकते हो, श्रोतागण। जैसे अतिथि होता है तो क्या होगा, अतिथि गण, ये ध्यान रखिएगा। या फिर गुरुजी होता है तो गुरु का क्या होगा, गुरुजन है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ए शुद्ध पूछा है ना, ए सही होगा। आंखों से आंसू छलक रहे हैं, आंसू नित्य बहुवचन है। आंसू क्या है, नित्य बहुवचन है, एक वचन होता ही नहीं है। महिलाएं नदी से पानी लेने गई, वाक्य में प्रयुक्त काल है। अब सुनो, पानी लेने गई, ये गई शब्द जो है ना, ये क्रिया भूतकाल की है, लेकिन पीछे क्या लगा हुआ है, इसका मतलब काम अभी अभी घटित हुआ है। काम क्या हुआ है, अभी अभी घटित हुआ है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, जहां क्रिया अभी अभी समाप्त हो, जहां क्रिया अभी अभी समाप्त हो, उस स्थिति में याद रखना है वहां पर कौन सा आपके होगा, आसन भूतकाल होगा। अपूर्ण भूतकाल अगर इस वाक्य को तुम बनाना चाहते हो तो अपूर्ण भूतकाल में क्या होगा, महिलाएं नदी से पानी लेने जा रही थी, ये अपूर्ण भूतकाल है। सामान्य भूतकाल इसको हटा दो, महिलाएं नदी से पानी लेने गई, ये ध्यान। और पूर्ण भूतकाल महिलाएं नदी से पानी लेने गई हैं की जगह क्या लगा दो, थी। आगे बात समझ में। तो आसन भूतकाल, आसन भूतकाल में क्या होता है, काम को जस्ट अभी ठीक कुछ समय पहले ही घटित होना बताया जाता है। अगला सवाल, रेशमा नृत्य करती होगी, वर्तमान काल है लेकिन संदिग्ध स्थिति है। लड़के ने गीत गाया होगा, भूतकाल है लेकिन संदिग्ध स्थिति है। पिताजी दफ्तर पहुंचते होंगे, तो इसमें संदिग्ध भूतकाल कौन सा है, तो करती वर्तमान क्रिया है, पहुंचते वर्तमान क्रिया है, लेकिन गाया भूतकाल है, तो क्या होगा, लड़के ने गीत गाया होगा। बाकी ये संदिग्ध वर्तमान है, ये क्या है, संदिग्ध वर्तमान है, और ये भी संदिग्ध वर्तमान है। तो बी विकल्प, संदिग्ध भूतकाल, ठीक है। अगला सवाल क्या कहता है, वह खेल में पसीना बहाता तो आगे सफल होता या हो जाता, तो ये किसका है, हेतु मध्य भूतकाल का है। बहुत सामान्य सी बात बता रहा हूं, हेतु मध्य भूतकाल में जहां एक क्रिया दूसरी क्रिया पर डिपेंडेबल बताई जाती है, आश्रित बताई जाती है बीते हुए समय में। एक काम का होना दूसरे काम पर निर्भर है। अगर व्याकरणिक परिभाषा सुनोगे तो थोड़ी उलझी हुई परिभाषा आपको लगती है कि जहां पर बीते हुए समय में क्रिया के कारण कार्य का बोध होता है, वो हेतु मध्य भूतकाल होता है। कारण कार्य का मतलब क्या होता है, देखो, वह खेल में पसीना बहाता, ये कारण होता तो वह सफल हो जाता, ये कार्य हो जाता। तो अपने तो शर्त बोध का ध्यान रखना है, बीते हुए समय में शर्त बोध का जो है विवेचन हो, वहां पर हेतु मध्य भूतकाल होता है। मनीषा निरंतर पढ़ाई कर रही है, क्या कर रही है, पढ़ाई। तो देखो, अगर क्रिया आए और क्रिया के साथ में अगर रहा, रही और रहे, और उसके साथ में यदि है बहुवचन और हूं, अगर ऐसी स्थिति आती है तो अपूर्ण वर्तमान काल होता है। क्या होता है, अपूर्ण वर्तमान काल होता है, ये ध्यान रखना है। अगला सवाल, वह आ गया है, मैं जयपुर गया तथा हम सब खेलने जाएंगे, आसन भूतकाल। आ गया है, क्रिया अभी अभी समाप्त हुई है, आसन भूतकाल। मैं जयपुर गया, ये ध्यान रखिएगा, सामान्य भूतकाल है। क्या है, ये सामान्य भूतकाल का उदाहरण है, ठीक है। हम सब खेलने जाएंगे, सामान्य भविष्यत काल है। हाँ, अगला सवाल, हो सकता है मैं कल नहीं आऊं, हो सकता है संभावना है, कल नहीं आऊं आने वाले समय में संभावना है, तो संभाव्य भविष्यत काल है, ध्यान रखिएगा। अज्ञात भविष्यत होता ही नहीं है। मैंने पुस्तक खरीदी थी, खरीदी क्रिया समाप्त होगी, थी बहुत पहले। वाक्य में ये थोड़ा इधर करें, वाक्य में प्रयुक्त काल है, तो आपके क्या होगा, मैंने पुस्तक खरीदी थी, ये ध्यान रखिएगा। अब अगर इसको तुम संदिग्ध भूतकाल बनाना चाहते हो तो मैंने पुस्तक खरीदी होगी। अगर इसको अपूर्ण भूतकाल बनाना चाहते, मैं पुस्तक खरीद रहा था,
और आसन भूतकाल बनाना चाहते हो तो मैंने पुस्तक खरीदी है। ठीक है। शायद आपको कल जालोर आना हो, शायद आपको कल जालोर आना हो, तो कल आ रहा है तो संभाव्य है, लेकिन संभाव्य में भविष्यत है। मैं आपको संस्कृत पढ़ाता हूं, बिल्कुल सामान्य वर्तमान काल है। निशा तुम खाना पकाओ, अज्ञात वर्तमान काल है। महेश दिल्ली गया था, इनमें से वर्तमान काल का उदाहरण है। इसमें वर्तमान काल के 2 उदाहरण हैं, तो इसको थोड़ा एडिट कर लो। यहां लिखो सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है, और ये उदाहरण आपके उत्तर हो जाएगा। मैं आपको संस्कृत पढ़ाता हूं। निशा तुम खाना पकाओ, ये अज्ञात वर्तमान काल है। ठीक है। महेश दिल्ली गया था, ये पूर्ण भूतकाल है, क्योंकि पीछे था थे थी आ रहा है, और जहां पर क्रिया सामान्य भूतकाल के साथ में था थे थी लाती है, वहां पर आपकी ये स्थिति बनती है। कदाचित नीता आज जोधपुर आए, नीता आज जोधपुर आए। अब देखो संभाव्य भविष्य, संभाव्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, और यहाँ तो संभाव्य भविष्य है, क्योंकि नीता आज जोधपुर आए, वो आएगी कि नहीं आएगी अभी आने वाले समय में इसकी एक मतलब संभावना मात्र की गई है। ठीक है, तो संभाव्य भविष्यत काल आपके ठीक उत्तर होगा। बच्चे अपना गृह कार्य कर रहे थे, जहां बीते हुए समय में क्रिया जारी हो, जहां पास्ट के अंदर क्रिया कंटिन्यूस बताई जा रही हो, यह ध्यान रखिएगा, तो जारी रहे, उस स्थिति में आपके अपूर्ण भूतकाल होता है। क्या होता है? अपूर्ण भूतकाल। अगर वहीं पर चलते हुए समय में क्रिया जारी हो, इज दैट प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात कर रहा हूं, तो वहां पर अपूर्ण वर्तमान काल होता है। आ ई ए होगा होगी होंगे, अगर ऐसा आए तो सीधी सी बात है देखो आ ई ए होगा होगी होंगे। देखिए राम घर गया होगा, सीता घर गई होगी, वो घर गए होंगे। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो कौन सा काल है? तो मेरे भाई संदिग्ध भूतकाल है, क्योंकि गया, गई और गए क्रिया समाप्त हो चुकी है। ये ध्यान रखना है। उसके बाद में अगला सवाल तुमसे कहता है वे रोज व्यायाम करते होंगे, तो करते की अगर बात करता हूं, क्या करता हूं? करते की बात करता हूं तो वर्तमान काल है। ठीक है, करते की बात करता हूं तो क्या है? वर्तमान काल है, ध्यान रखिएगा। लेकिन करते के पीछे क्या लगाया? होंगे। देखो यहां पर अपूर्ण वर्तमान तो होगा नहीं, अगर अपूर्ण वर्तमान होगा तो क्या होगा? वे व्यायाम कर रहे हैं। सामान्य वर्तमान होगा तो करते हैं, संदिग्ध वर्तमान होगा तो बिल्कुल होगा तो क्या होगा? क्योंकि ताते ती के साथ में इसका प्रयोग होता है, ये ध्यान रखिएगा, इसको लेके याद रखना है। ठीक है। मनोज लखनऊ गया होगा, मनोज पत्र लिख रहा था, इनमें से कौन सा काल अपूर्ण भूतकाल का है? मनोज पत्र लिख रहा था, मैंने क्या कहा? क्रिया का बीते हुए समय में जारी रहना। लिख रहा था तो मनोज पत्र लिख रहा था। गया होगा, ये संदिग्ध भूतकाल है। ये क्या है? संदिग्ध भूतकाल है। मनोज दिल्ली गया था, मनोज बीकानेर गया है, इनमें से आसन भूतकाल का। मनोज दिल्ली गया था आते ही पूर्ण भूतकाल, और दिल्ली गया है, अभी अभी क्रिया हुई है, तो ध्यान रखिएगा बीकानेर गया है, यह आपके आसन भूतकाल का उदाहरण होगा। मैं कल जयपुर जाऊंगा, बहुत सामान्य सी बात है, सामान्य भविष्यत काल है। कैसे पता चला? एक कोई क्रिया शब्द आए, उसके पीछे एगा, एगी या एंगे आता है तो देख लो जाऊंगा, ये ध्यान रखना। ठीक है। बच्चे ननियाल में फुटबॉल खेलते हैं, वर्तमान काल है और वो भी सामान्य वर्तमान काल। कैसे पता चला? क्रिया के साथ में ता, ती, ते और उसके साथ में अगर है आ रहा है, या फिर एक वचन आ रहा है, या फिर हूं आ रहा है, तो उस स्थिति में सामान्य वर्तमान काल होता है। रहा है, रही है, रहे हैं अपूर्ण वर्तमान काल है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं,
वे लिख रहे हैं। तो ये अपूर्ण, अपूर्ण वर्तमान का मतलब क्या होता है? चलते हुए समय में क्रिया का जारी रहने का बोध। इज दैट कंटिन्यूज फॉर प्रेजेंट। और बच्चे विद्यालय गए थे, पूर्ण भूतकाल। रीमा नृत्य कर रही थी, अपूर्ण भूतकाल। तो पूर्ण भूतकाल का है बच्चे विद्यालय गए थे, काम पूरा हो गया, लेकिन रीमा नृत्य कर रही थी, उस समय काम जारी था। जारी हो तेरी यारी, अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा भाई, है ना। पढ़ाई से यारी रखें तुम जारी, क्योंकि सवाल आ गया 200वां। यदि आप मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे, हो सकता है वह आए। इनमें से संभाव्य भविष्यत काल, अरे भाई संभावना तो यहां पर है, हो सकता है वह आए। तो यदि आप मेहनत करोगे तो ये क्या है? ये हेतु हेतु मद भविष्यत काल है। क्या है? हेतु हेतु मद भविष्यत काल है। हेतु हेतु मद भविष्यत क्या होता है? आने वाले समय में क्रिया के घटित होने की संभावना व्यक्त करें, उसे हेतु हेतु मद भविष्यत कहते हैं। ठीक है। और संभावना व्यक्त करता है, उसके पीछे भी कारण है। शर्त बोध होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शर्त बोध। ठीक है। तो ये आपके कंप्लीट।